प्रणाम। 9वें कुमार गंधर्व स्मृति व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। रजा फाउंडेशन हर वर्ष 9 मूर्धन्यों की स्मृति में स्मारक व्याख्यान करता है। दया कृष्ण दार्शनिक, हबीब तनवीर रंगकर्मी, केलुचरण महापात्र नृत्य गुरु, मणिकौल सिनेमाकार, चार्ल्स कोरिया आर्किटेक्ट, जलगर सिंह श्याम आदिवासी कलाकार, गाय टोंडे चित्रकार, अज्ञेय साहित्यकार। ये 9वां कुमार गंधर्व स्मृति व्याख्यान है। जिन 2 व्याख्यानों को आयोजित करने में हमको कठिनाई होती है क्योंकि वक्ता नहीं मिलते, उनमें 2 व्याख्यान हैं। एक कुमार गंधर्व व्याख्यान और दूसरा केलुचरण महापात्र व्याख्यान। अभी तक ये व्याख्यान मुकुंद लाट, टी.एन. कृष्णा, विजय किचलू, दीपक राजा, सुमंगला दामोदरन, नीला भागवत, इरफान जुबेरी और विनय हर्डीकर दे चुके हैं। आज ये व्याख्यान करता है, और कितना व्याख्यान होगा और कितना आख्यान होगा मुझे पता नहीं। सत्यशील देशपांडे। एक मेरे मित्र ये कह रहे थे कि आप अपने मित्रों को व्याख्यान देने बुलाते रहते हैं और ये बहाना आपका है उन मित्रों से मिलने का। तो मैंने कहा कि एक हमारे मित्र सैयद हैदर रजा भी थे जिन्होंने ये सब करने के लिए पर्याप्त राशि हमको दे रखी है। तो अगर मैं अपने मित्रों को बुलाता हूँ और उनमें से ज़्यादातर कला जगत के मूर्धन्य हैं तो मैं इसका क्या करूं? और वैसे शत्रुओं को कौन बुलाता है? हालांकि मैं अपने शत्रुओं को भी बुलाता हूं। तो बहरहाल सत्यशील देशपांडे मुख्यतः तो पंडित कुमार गंधर्व के शिष्यों में से एक हैं। उनके इनका जो उत्तराधिकार है वो विचार और आलोचना, चिंतन और संगीत सबका मिला जुला उत्तराधिकार है, क्योंकि उनके पिता बड़े भारी संगीत रसिक थे, विद्वान थे और स्वयं संगीतकार भी थे, और उनका अपने ज़माने के सभी संगीतकारों से बहुत गहरा परिचय था। इस परंपरा के बहुत यशस्वी उत्तराधिकारी हैं सत्यशील। एक संगीतकार के रूप में वो बहुत प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने देश के सभी महत्वपूर्ण संगीत समारोहों में शिरकत की है। यहाँ तक कि उन्होंने लता मंगेशकर के साथ भी गाया। और उन्होंने तो एक काम किया है जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो है कि उन्होंने संगीत का एक बड़ा भारी आर्काइव विकसित किया। फोर्ड फाउंडेशन के ग्रांट के अधीन, और इसने उनको बहुत सारे अपने समय के सभी मूर्धन्य संगीतकारों को रिकॉर्ड करने का, उनसे लंबी बातचीत करने का सुयोग मिला, जिसका कुछ प्रतिफल आज संभवतः आप देखेंगे।
70 बरस के हो गए हैं, यानी मुझसे 11 बरस छोटे हैं अभी भी। और इस बीच उनका कुछ दिल भी गड़बड़ा गया था, उसको भी उन्होंने कुछ दुरुस्त वगैरह तो कर लिया है। उनको कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें कुमार गंधर्व पुरस्कार, होमी भाभा फेलोशिप, रजा पुरस्कार, भीमसेन जोशी पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार, और वो पुणे विश्वविद्यालय की जो भीमसेन जोशी अध्यासन कहते हैं, उसमें आचार्य भी रह चुके हैं। तो बहरहाल अब सत्यशील देशपांडे हैं आप, और आपकी गिरफ्त में ये श्रोत्री समाज है, जो करना है सो करिए, बंदिश पक्की रखिए। मैं रजा फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे प्रोत्साहन दिया है। तब से जब मैं कुमार जी के साथ देवास में रहता था, तभी अशोक जी की एक नज़र मुझ पर पड़ी थी, और मेरा उन्होंने सही उपयोग भी वक्त वक्त कर लिया। और ऐसे लगता है अपने घर में ही बैठा हूँ। मधुप जी भी हैं, और गाना मुश्किल है। बड़े गुलाम अली साहब कहते थे ये हवा को बांधना है, और हमारे जो मराठी के कवि हैं, कवि थे आरती प्रभु, बांधणे गजरे दवाचे आणी वायु से घट, शबनम की माला बनाना और वायु का घट बनाना जैसा कठिन काम नहीं है। वो ओरिजिनल कविता है, दाद द्या अने शुद्ध वा, दाद दो और शुद्ध हो जाओ। ये निकाम की अड़ीबाजी क्या है? गाना कितना मुश्किल होता है, जैसे कि शबनम की माला। पर एक होता है कि बंदिशें बहुत अच्छी होती है, जो मैं सुनाऊंगा, मेरी प्रिय है, पर उसके बीच में गायक की हस्ती का पर्दा होता है। उसमें से मूल बंदिश की सुंदरता कहीं धुंधली ना हो जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। अगर हो गई तो आप मुझे क्षमा कीजिए, पर और आपका ध्यान बंदिश की ओर रखिए, मेरे प्रस्तुति पर नहीं। चलिए, मैं थोड़ी सी बात करूंगा और फिर बीच बीच में बात करूंगा। ये बाहर जिनको रुचि हो इस विषय में, बंदिश पर मेरा एक पेपर है, और ये मेरी किताब बाहर उपलब्ध है। उसमें बंदिश पर पूरा एक प्रबंध है और बहुत कुछ है। कुछ अंश उसमें से पढ़ता हूँ। तानपुरा कम करो। बंदिश एक अनोखा सुरताल बंध। ये फॉर्म को मैंने सुरताल संगीत को लेके, म्यूजिकल फॉर्म को सुरताल बंध। संगीत प्रवाही आकार तत्व है, चित्रफलक की भांति वहां स्थिर नहीं। कुमार जी बड़े घमंड से कहते थे कि चित्र तो जिस कमरे में वहीं पे जाके देखना पड़ता है, हमारी आवाज तो दूसरे कमरे में भी जाती है। तो ख्याल संगीत भी प्रवाही आकार तत्व है, जहां स्वर प्रवाह की धाराएं नर्मदा के जलौक जैसी कभी सर्पिली तो कभी शांत विस्तीर्ण, तो कभी हजार झरने उर्मे समाये हुए सहस्त्रधारा की भांति भासमान होती है। कभी सिकुड़ती है, फैलती है, पर लौट कर पुनश्च उगम स्थान पर आकर बहने लगती है। ये वाक्य पोएटिक नहीं है, इसलिए मेरा मतलब है कि दिस इज द ओनली म्यूजिकल फॉर्म कि जिसकी ताल क्रिया में सम आती है, वो पहले आवर्तन के समाप्ति की और उसका पुनर्जन्म के लिए नया आवर्तन की शुरुआत होती है। सम इंडिकेट्स टू थिंग्स, एंड ऑफ प्रीवियस रिदमिक साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट रिदमिक साइकिल। और केवल ख्याल जॉनर में मुखड़ा पकड़ के सम पर आते हैं, दाक्षिणात्य कृति में ध्रुपद में नहीं आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग इट। भातखंडी जी की किताब में कई ध्रुपद मिलते हैं जो मुखड़ा लेके सम पर आते हैं। तो गिंडे जी ने मुझे कहा कि जब ख्याल लोकप्रिय होने लगा तो कुछ ध्रुपदियों ने ऐसे सोचा कि हम भी मुखड़ा लेके सम पर आते हैं। तो ध्रुपद के बलस्थान अलग है और वो अपनी जगह एक सुंदर विधा है।
तो और ये आवर्तनों की मालिका में राग रूप गवैया सिद्ध करता है। वो जो प्रवाह बनता रहता है उसको आवर्तनों की श्रृंखला है। और ये आवर्तनों की श्रृंखला मतलब हमारे संगीत में कला के गूढ़ मधुर प्रदेश शास्त्र की सीमा से सटे हुए हैं। लाइक मॉडर्न पेंटिंग एंड रवि वर्मा पिक्चर कोई अब रिश्ता बनाना मुश्किल होगा, पर ऐसे नहीं है। और अच्छा प्रतिभावान कलाकार जब गाता है तो कभी वो शास्त्र के आधार ही गाता है, पर कभी कभी बीच में वो प्रतिभा आ जाती है, पर वो शास्त्र की सीमा से सटी हुई रहती है। ये इसका एक गुणधर्म है। इसीलिए निजी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, मैंने कहा अगर आपको निज है, संवेदना भी है, अभिव्यक्त करने की चाहत भी है, तो कृपया साहित्य में जाइए, चित्रकला में जाइए, शास्त्रीय संगीत को नहीं अपनाइए, क्योंकि इसमें बहुत कठिन है। और राग वही का वही है, पर हर किसी ने अपनी प्रतिभा से जो उसमें बारीकियाँ है उससे रूप बदल जाता है। बड़े गुलाम अली खान साहब की कहना है कि एक गाना एक ऐसी मूर्त है, तिनका भर जरा सी बिगड़ती है तो बहुत बिगड़ जाती है। तो ये सब कोशिशें हैं। तो स्वरों के आपसी रिश्ते होते हैं, नज़दीकियाँ होती हैं, स्वरों की लंबाइयाँ। प्लीज़ मोबाइल, स्वर रेखाएं छोटी होती है, लंबी होती है, स्वर एक दूसरे से दूर होते हैं, पास होते हैं, धुन से राग बनता है। और राग जो बनता है, जिसका विद्यालयीन स्तर पर या रतनजनकर, देवधर जी, विष्णु कमरी जैसे लोगों ने जो कुछ एक ठोस उसको पकड़ में लिया, उसके पहले लोग जैसा अपने को समझे वो राग ऐसा था। और भारत के 2/3 हिस्सों में ये संगीत गाया गया। सलामत खां तो मुझे बोले मेरे पास 1.5 महीना ठहरे थे वो, और बड़े मार्मिक शब्द प्रयोग करते थे। एक बार उनके, तभी ट्रंकॉल का ज़माना था 90s में, तो उनके अच्छा वो मैंने बुलाए हुए मेहमान नहीं थे, लता जी ने बोला था कि ये ऐसा घर है, क्योंकि मैं बैचलर था, कि आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि मैं भी बाहर रहता था घर के। तो उनकी बीवी से बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि खान पान का सब ठीक चल रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ ये लड़का बड़ा सुरीला है, पर घास फूस खा के मेरी मूछें हरी हो गई। तो सरदार जी उन्होंने ये भी कहा, मुझे गुरु मंत्र दिया। तो मैं तभी, मेरा उद्यम ये चलता था कि जो बंदिशें किसी ने गाई नहीं हुई है, जो बंदिशें वो किसने गाई हैं, या उसको कुमार जी के शब्दों में डिकोड कैसे करें। बुजुर्गों को पूछता था इसमें क्या छुपा है, कुमार जी को पूछता था, कभी मधुप से भी मशवरा करता था। और जो बंदिशों का नोटेशन न किया हो उनका नोटेशन करे, ऐसे सब मेरे काम चलते थे। तो अकॉर्डिंग टू मैं ये जवानी मेरी बर्बाद कर रहा था। उन्होंने कहा हमारे पंजाब में कहावत है, गाना पंजाब में जवान है, ग्वालियर में बूढ़ा हो गया, और महाराष्ट्र में लिखा पढ़ी करके हड्डी पसली हो गया। मैंने कहा थोड़ा आगे ये अंत्य यात्रा बताता हूँ कहाँ हुई। मतलब अनिर्बंध गलेबाजी, रागों की कणों की सूक्ष्मता का विचार न करना है, वो समझते थे जवानी। और जब मैच्योरिटी आती है तो वो बूढ़ा हो जाता है। मैच्योरिटी और बुढ़ापे का एक अपने यहाँ संबंध है। एक मेरे फैन हैं, वो मुझसे सीखना चाहते हैं, पर उनकी एक अपेक्षा कि गुरु मैच्योर चाहिए, और जब तक कि 80 साल का वो नहीं होता तक वो किसी का वो गंडा नहीं बांधते। उन्होंने जितने गुरु किए, अभी लास्ट उनकी गुरु माँ थी नीला भागवत, चली गई बेचारी। तो आफ्टर शी टर्न्ड 80 उन्होंने उसका गंडा बांधा। तो ये मैच्योरिटी और बुढ़ापे का संबंध है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्वरों के आपसे रिश्ते हैं, ये हर कोई अपने अंदाज से तय करता है। इसीलिए एक बंदिश पूर्या कल्याण में होती है, और पूरा पूर्या कल्याण उस बंदिश में नहीं होता, क्योंकि अपने संगीत का स्वभाव पूर्व निश्चित नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ वेस्टर्न सिम्फनी। ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसको गाऊंगा। तो
और भारत के 2/3 हिस्से में ये बंदिशें बन चुकी हैं। हर जगह का सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट होता ही है। जैसे बम्बई वालों को शतरंज की खिलाड़ी फिल्म बड़ी स्लो लगी। अच्छा, वो लखनऊ में बनी है, वो लखनऊ का कल्चर है, वो लोकल में थोड़ी जाते थे नवाबजादा, घर से बाहर ही नहीं पड़ते थे। से संस्कारित है। बिलावल की अलैया कोमल धूप से देह को सहलाए, चढ़ती धूप के चैतन्य को देशकार के आरोह में अनुभव करे। दोपहर में मत्सुरजा के स्वरों से लू लग जाए तो सारंग की शीतल छैया में विश्राम करे। अपराह्न में ग्रेस की पंक्तियों में स्थित मुल्तानी की याद करे। कंठात दिशां से हार निळा अभिसार वेळूच्या राणी झाडी तडे देऊळ गडे ये तसे जिथून मुल्तानी। गौरी की चंचल धूप सरकने वाली जब लुप्त हो जाती है, वो धूप किरणों का नर्तन जब खत्म हो जाता है, तब मारवा के उघड़े हुए स्वरों से मस्तिष्क को बचाकर उस गोधूली बेला में पुरिया के अवरोही स्वरों से गोधन को घर की दिशा में लौटाया। तो इवनिंग रगाज आर ऑलवेज अवरोही पन उसमें आता है। देशकार में चलो उठो, दूध वाला आएगा बम्बे में। ये पुरिया हुआ। और कल्याण, जो पुराना कल्याण था ग्वालियर का, नीरे नीरे गा नीरे गा और अब गाते हैं पुरिया कल्याण हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध है, वही वर्जन गाते हैं। ठीक है, साउंड तनपुरे की।
एक उस्ताद बाबा सिंधिका हुए जिनका अद्भुत व्यक्तित्व का वर्णन देवधर जी ने अपने थोर संगीतकार में किया है। वो बंदिश के बैठ से महफिल जीत देते थे, बाकी अष्टांग उसको चिपकाने में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे जगन्नाथ बुआ पुरोहित थे, ये लोग ऐसे हैं कि वो केवल बंदिश गा करके बंदिश में जितना छुपा हुआ है उतना ही राग बता देते। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि जहाँ उदासी है वहाँ पूरी है और जहाँ आशा है वहाँ कल्याण। बाद में ताल में गाऊंगा। रेसिपीज में लिखते हैं ना, स्वादानुसार लगा सकते हैं। आए तो पर आए तो है नहीं, तो ये पूरी और कल्याण का, इससे ये बंदिश अनोखी है। जो को
किसी ने जो पुरिया देखा उसके जो दैवत लगता है वो न शुद्ध है न कोमल है, वो अपनी जगह है, मुझसे वो लग पाएगा गारंटी नहीं। और संध्या किशोरी नववधु का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, उसकी पूजा होती है, चित्र निकलते हैं राजस्थान माड़वा में। पर लोकगीतों में वो संध्या किशोरी नववधु है और उसकी सहेलियाँ मजाक बनाती है। संध्या बेगी सासरे जावांगा, खाटो रोटी खावांगा, संजय बेगी सासू धूपल्ली, ये वो विषांतर हो जाएगा। तो उसमें कारुण्य भी है कि वो शादी होकर जाने वाली है, मायके में नहीं रहेगी। तो बाकी के बंदिशों में गायकी होती है, घराने के उसूल होते हैं, भीड़ होती है, सुर होती है। ये कुमार जी के पुरिया में एकांत है, धुन है, और धुन गुनगुनाई जाती है, गाई नहीं जाती। लोकोधुन गुनगुना की चीज़ होती है। वो कोमल कोठारी जी ने वो एक्सपोर्ट किया, वो सब ग्रुप सॉन्ग मार्चिंग जैसा गाने लगे लोकगीत। ऐसा लोकोधुन का स्वभाव नहीं है। देखिए दैवत कौन सा है? शुद्ध की कोमल संजानी ना संजानी अच्छी होने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, ये भी गलत है। जा संजानी ये पुरिया गाने के बाद कोई पुरिया गाने का मन नहीं करता, इसलिए वो पहले गा चुका है। और कल्याण का विभाजन हमने देखा उस बंदिश में, उसको कोई मानते नहीं। निवृत्ति भाव सरनाई को ऐसे लगा कि पुरिया कल्याण में 3 दिन में 10.5 मात्रा से उठे, और जो अलादिया खान ने तान बनाई उसको और पेचीदा बनाया। कोई चीज़ देख के किसी को क्या लगता है इसका अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए सिंपल नुस्खा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टक के बाद उठने का 1 2 3 4 5 6 7
तो असली पूजा कल्याण कौन सा? तो हमारा राग संगीत अपने आप में राशोमान की कथा वस्तु तक जाता है। तो स्वरों की लंबाई और उनका अंतर एक दूसरे से, अंतर भी और अंतर यानी डिस्टेंस भी, दूरी भी, ये कैसे राग स्वरूप बदलता है उसका एक हमारे पिताजी से सुना हुआ किस्सा है और भी बुजुर्गों से सुना है कि कोल्हापुर में अंबाबाई के मंदिर में आराध्या खां साहब गाते थे, रजब अली खां साहब भी पहुंचते थे। उनकी इतनी दुश्मनी थी कि आराध्या खां साहब जब गुजर गए तो रजब अली फूट फूट के रोए, अब झगड़ा किससे करूं और बदनामी किसकी करूं, उस काबिल कोई रहा नहीं। तो सब लोगों ने आराध्या को जरा दे थॉट ऑफ पिंचिंग हिम, उनको अवघड़दास कहते थे और नवा निर्माण करने वाली नई गायकी बनाई। तो 3-4 कवि उधर बैठ के बातें करने लगे कि देश तो देश है और इतना बुलंद है, ऐसे लगता भी नहीं कि इसमें कुछ करे, पर इसमें हो सकता है तो क्या फर्क होता है? तो दूसरे ने कहा कुछ नहीं हो सकता है, देश में कोई तब्दीली किसी तरीके की कर नहीं सकता। ऐसे वो विच वॉज ऑल टॉन्टिंग टू आराध्या था। तो वो 2 दिन के बाद आए और उन्होंने एक रचना बनाई, देश के स्वर है ये जयपुर घराने का गायन अनुगामियों ने 2 बातों में स्थगित किया था। एक तो इस ढंग की तान और ऐसे 3 पंछी उड़ाना या एक ही पंछी को 3 बार उड़ाना, दोनों ऑप्शन थे उनके पास। मतलब गा कभी कभी 3 पंछी नहीं मिलते तो एक को ही उड़ाना पड़ता है। तो इसमें निवृत्ति भाव ने एक तरीके का तबले का व्याकरण लाया, जैसे भीमसेन जोशी अधिकतर ये उनका फेवरेट पैटर्न था।
इस पैटर्न से अलग उन्होंने पैटर्न बहुत कम लिए, पर इतना अद्भुत उसका असर वो करते थे, उनका रियाज था, साधना थी। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करते थे। तो ये डागुरी को उन्होंने, मतलब रजब अली और अलादिया खां में यही था कि अलादिया खां बिलीव्ड इन ऑर्डर, इट्स नॉट द प्रॉपर वर्ड, कि आई प्रोड्यूस समथिंग chaotic जो आपको समझेगा ही नहीं। ये मुकाबला था और ऐसे होता है। जैसे मेहदी हसन ने जो किया उसको टाल के ही गुलाम अली ने गजल सिंगर ने अपनी गायकी बनाई, या बालगंधर्व ने जो किया वो इतना सुंदर किया कि दीनानाथ उनके जो कंटेम्पररी थे उनको अलग करना पड़ा। ऐसे होता है हर पीढ़ी में। शायद आगरा घराने के बोल बनाओ से तंग आकर आमिर खान साहब ने वो अपनी विलंबित गायकी, ये जब अलादिया खान ने बोला कि मैं आकार में ही प्रस्तुत करूंगा मेरा डिज़ाइन, मुझको बोल बनाना नहीं चाहिए। इसलिए ह्यूमन एलिमेंट जयपुर घराने में बहुत कम है, स्ट्रक्चरल ब्यूटी है, ट्रेमेंडस इम्पैक्ट वो करती है आकार में। तो निवृत्ति बा ने वो बंदिश बनाई, इसको जोड़े एक यहाँ पे बहुत गुणीजन बैठे हैं। राग है मधुवंश। ये राग कोई संपूर्ण राग की प्रतिष्ठा उसको नहीं है, पर कैवल्य कुमार गुरु इसको बहुत सुर में बढ़िया गाता है। पर उसमें ये सिचुएशन अच्छी है। कुमार जी का एक बोधवाक्य था कि बंदिश में शास्त्रीय, क्योंकि ये शब्द प्रधान संगीत नहीं है, पर बंदिश में शब्द कम और सिचुएशन अच्छी चाहिए। उनका शब्द है सिचुएशन, क्योंकि हमारे यहाँ सास ननद स्वतंत्र, ये मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। एंड सास एंड ननद एज ए कम्युनिटी मस्ट बी वेरी लाइट स्लीपर्स। उसने पायल निकाली अलमारी से वो जग जाती है, मतलब जर्मन शेफर्ड घर में रखने की जरूरत नहीं। तो इसमें सिचुएशन अच्छी है कि सब गुणीजनों का चर्चा है। एक मिनट। मतलब मधुवंती और कंस।
अभी इसमें एक गंभीर विवाद का कारण जो बना वो कुमार जी का नंद, पर मैं सबूत हूं उसका कि एक बार उनको ऐसे लगा कि मेरे पिताजी, उनको रेडियो का प्रोग्राम आता था तो बहुत वो फॉर्म में आ जाते थे, फिर मोगू भाई आती थी घर में, तालीम शुरू हो जाती थी तो नंद गा रहे थे। तो कुमार जी बाहर हॉल में हमारे ठहरे हुए थे और अंदर तालीम मोगू भाई नहीं थी, वो तबला प्लेयर के साथ नंद गा रहे थे जयपुर घराने के अंदर से। गंधार लगा बाहर ढलत तुम, वो गंधार को क्यों बाहर निकाल दिया? तो वामदराव जी बोले बाहर निकाल दिया तो अब घर में फिर से कैसे बुलाऊं? तो फिर कुमार जी ने समझाया कि एक तो कोई आज के युवा पीढ़ी को समझे, ढूंढू बारे सैया यानी हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी को ढूंढ नहीं रही है। छुटपन में शादियां होती थी तो छोटा सा सैया कहीं गिल्ली डंडा खेलते वो गायब हो गया है लगन मंडप से। ऐसी सिचुएशन कुमार जी ने सोची तो वो सैया में एक वात्सल्य उनका गंधार के तट से आता था। इतना ही, और ऐसा नहीं कि हर वक्त लगा है। कुमार जी को छोड़कर मैंने उनके पहले और बाद में किसी से नहीं सुनी। तो कुमार जी कहते थे कि हमारे बचपन में ये प्रचलन में थी, अब लोग उसको भूल गए। ये बंदिश एक्चुअली आगरा कराने की है, भूल गए लोग। तो उससे इतना मजा आता है, राग का पूरा स्पैन बढ़ जाता है ना। तो मैंने अजहू ना आया जो फेमस बंदिश है वो मैंने बदली धनी सा गलाने के लिए। वो मूल बंदिश ऐसी है, वहां पर देखो कितनी जमीन है। आज ये शाम, ये शाम
मैक्सिमम होता है, पलकन डगर गुहार। एक्चुअली पर्शियन पोइट्री में अगर आप गए जन्नत में तो नमक आपको आईलिड से उठाना पड़ता है। ऐसे गालिब की गजल है, नमक की उसका रदीफ काफिया है। तिफला ने बेपरवाह उठा रहे हैं नमक, काश के पत्थर में होता नमक। खैर, आई सफर फ्रॉम एक्सेसिव एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो एक बार मेरे पिताजी और हम लोग विलायत हुसैन खान साहब को मिलने गए। तो फॉरजेट स्ट्रीट पर सब आगरे वाले एक घर में रहते थे और एक इतनी बड़ी एल्यूमिनियम की थाली थी। सब लोग एक थाली में खाते थे और गाने को बैठते थे तो एक एक आवर्तन भरता था। इसको बोलते हैं घराने, मतलब खादिम हुसैन, लताफत हुसैन, अनवर हुसैन। तो विलायत हुसैन आए, वो दिल्ली में रेडियो में थे, वो आए और देवधर जी भी थे साथ में। तो खादिम और अनवर उधर थे ही नहीं, विलायत का अंदर के कमरे में थे। तो मेरे पिताजी ने देवधर जी को पूछा कि क्या हो गया, कहाँ गए? तो वो बोले कि वो खासा भाई है ना, विलायत हुसैन बड़े खासा भाई है, तो पलकन डगर से अंदर का कमरा वो साफ कर रहे हैं। मेहमान होता है तो आप घर समेट के रखते हैं ना। तो ये जो धनी सा ये आरोह से नंद की कोई छवि में कोई मलाल नहीं आया। तो ये आरोहों में भी आकर के वो नंद रहेगा। अच्छा, राग बहुत मजबूत होते हैं, जरा सा वो करने से बिगड़ते नहीं है। गायकों को चिंता होती है, खास करके परीक्षार्थियों को जो रेडियो में ऑडिशन देते हैं। तो ये अवरोह है नंद का। तात्र का बाहर वाली मॉनिटर में कम करें, मुझे यहाँ चाहिए। लगाए लगाए लगे ना, लगाए लगे ना, लगे ना मन कहीं। दादा दिन दिन
ये मेरी है। अब ये नंद जो है, कुमार ने इस तरह से धनी सा करके जो ऐड किया, वो ऐसा कहते रहे कि जैसे लागे रे मोरी नहीं लगन, वो एकमात्र उदाहरण है। दूसरी मेरी बंदिश कि उसी प्रीतम से नई लगन लगती है, कामत वाली जो बंदिश है। तो मुझे जैसी किताब में लिखी है ऐसे मैं गाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ मैं नव निर्माण किया है, क्योंकि लोग इतना और आग्रह इतना शिथिल हो गया, लोग भूल गए हैं। जैसे ये धनी सागर, ये बराबर मेरे बचपन में प्रचलन में था। तो ऐसे करीमत मियां मल्हार ने बुरा शुद्ध निषाद इज यूज्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन, उसका मतलब नहीं है। तो कुमार जी ने ये शुद्ध निषाद को कोमल निषाद के बराबर का स्थान दिया तकरीबन। वो कैसे गाते थे करीबन मत जैसे उन्होंने सिखाया हमें। ठीक है किस्सा मुझे याद है कुमार जी का। वो उन्होंने कहा है कि वो छोटे थे, 10-12 साल की उम्र, और बेलगांव में उन्होंने वजीफा का मियां मल्हार सुना सामने रूबरू स्टेज पे पास हाथ लगा के बैठे थे, और वजीफा ने करीम नाम गाया, और वो कहते थे कुमार जी कि तो कि मैं झुक गया, मुझे लगा मेरे सर पर किसी ने 1 टन का बोझ रख दिया। वो उनके मीन के ताकत से मैं झुक गया नीचे। एक फीलिंग की बात है।
व्याकुल धन छाये व्याकुल धन पवन चलत सनन छाये व्याकुल धन पवन चलत सनन पुराने जमाने में सुना है गौड़ मल्हार काहे हो, तो कहते थे महाराज सरकार ग्वालियर नरेश जिसके घर में दोपहर को चूल्हा नहीं जलता था उसको घंटा के पास दाल रोटी मिल जाती थी, तो कोई अपने से कन्फर्म इंफीरियर ढूंढ के उनको प्रभावित करने की जरूरत नहीं थी जलाने की तरह मस्त रहते थे, एक दूसरे को सुनाते रहते थे। मतलब ऐसे उन्होंने मनोभूमिका बनाई होगी तो उनमें होड़ लगती थी अलग अलग चीजों पर। सबसे फास्ट तराना कौन गाता है? एक बार मैं छोटा था, देवास में छोटी पाती के महाराज ने मास्टर कृष्णराव को बुलाया था सवेरे, और 10:30-11 बजे वो जौनपुरी का एक तराना गा रहे थे और वो बियर में विस्की मिला के पीते थे। तो महाराज टाइट थे और वो तराना गाने लगे तो बोले कि और बढ़ा ले और बढ़ा। तो मास्टर कृष्णराव खड़े हो गए, बोले सरकार और इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे actually Sayajirao wanted to bring our ख्याल music to the stature of Western symphony music, इसलिए मौलाना बख्श खान साहब को बोला था कि नोटेशन करो। अच्छा वो 6 महीने वो यूरोप ही रहते थे, मतलब कॉर्पोरेशन लाई उन्होंने बड़ौदा में, पहली इंडिया में कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी बड़ौदा में, पर इस संगीत में भी सुधार करना चाहते थे, वैसे नहीं हुआ, बच गए हम लोग। महाराज लोगों की समझ जरा मेरी फिर से प्रतिष्ठापना करो। तो हो ये सबसे नीरस बोगड़ा महाराष्ट्र में गाया जाता है, काहे हो। अब काहे हो में पूरी नॉवेल का विषय जड़ा है। काहे हो, क्यों भाई, आखिर ऐसा क्यों? सिमटे तो गमे दिल है, फैले तो जमाना है। मोहब्बत का अदना सा फसाना है। सिमटे तो गमे दिल है, फैले तो जमाना है। तो तो दूसरा कहता था बस ग्वालियर घराने के बल है ये अभी
प्रोग्राम किया था गौड़मल्लार एक दर्शन, उसका मतलब क्या है कि हर एक बंदिश गौड़मल्लार में है पर पूरा गौड़मल्लार किसी एक बंदिश में नहीं है। कारण मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मजेदार बंदिश है और इसके अंतर में शब्द आएंगे तो उसको 7:30 बजे में जनरली गाता हूँ। किसको ऐसी बात कहे, किसको ऐसी बात, किसको ऐसी बात, पर यहाँ बात कहे, किसको ऐसी बात। आगरा ग्रहण की बंदिश है। किसको ऐसी बात, किसको ऐसी बात कहे, किसको ऐसी बात बात स्लोगन थोड़ी होती है, गुफ्तगू होती है हल्की कभी। बात कहे किसको ऐसी बात कहे, करे पिया संग जो अपने करे मौज। ये मौज पिया हुए अगर इनका तकल्लुस था मौज पिया, करे मौज पिया संग जो अपने उस बर करम परवर दिगार। किसको ऐसी बात, परवरदिगार की व्याप्ति। मैं भी हो मीरा भी हो, मैं भी हो मीरा भी हो, मौसम में बरसात हो, उसका यारो क्या कहना, जिसका दिल बरसात हो, किसको ऐसी बात। तुम्हारे मन की सब जानी जानी जानी, तुम्हारे मन की सब, तुम्हारे मन की सब जानी जानी जानी, तुम्हारे मन की सब। पुरानी बंदिश है। जानी 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 जानी, तुम्हारे मन की, तुम्हारे मन की, मन की, तुम्हारे मन की सब जानी जानी जा, तुम्हारे मन की सब जानी जानी जा, तुम्हारे मन की सब जानी बात, तुम्हारे मन की सब जानी बात, बात बात, तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे मन की सब जानी जानी जा, तुम्हारे मन की सब जानी बात। यरवा जाओ हमें ना समझाओ तुम, बस करो अपनी मेहरबानी जानी, तुम्हारे मन की सब जानी, तुम्हारे मन की सब जानी, तुम्हारे मन की सब जानी बात, बात बात, तुम्हारे मन सब जानी बात। यरवा जाओ हमें ना समझाओ, बस करो अपनी मेहरबानी जानी जा,
संताप भी है, गुस्सा भी है और कारुण्य भी है, पीड़ा भी है। अभी 4 आइटम है, एग्जैक्टली 7:30 आई बी 8:30। कोई मुझे बतलाए, कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि तात्पर्य चल कि जहां पर ऑप्शंस, मतलब किसी भी स्वर पंक्ति के ऑप्शंस अर्थ इसके कई निकल सकने की संभावनाएं हो उसमें और वो संदिग्ध हो, तो इट्स अ बेटर आर्ट। हाँ, तो कभी स्वर ऐसे लंबे अधूरे छोड़ दिए तो वो ज्यादा बात करते हैं कि यही है। जैसे अभी देश पर इसमें ये आघातों की जगह बदल के हर नए स्वर वाक्य की गुंजाइश है। अब पर राजनिंदर जी की बंदिशें कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि अब एक इनकी देश की बंदिश है, उसमें डेफिनेट है, मतलब संदिग्धता कोई नहीं है। और इतनी लंबी बंदिश है कि मैं तो बंदिश शुरू करने के पहले कोई गायक जरूर कह सकता है कि देवी और सज्जन हो, इतनी लंबी, जैसे कि भाषण कोई दे रहा है, देवी और सज्जन हो। एक बार गोकुल में क्या हुआ, होरी खेलन को चल कन्हैया, ग्वाल बाल सब अतयनंद गावत मधुर धुन बांसुरी की धुन, नचत नट नागर अतरस ताता थैया ताता थैया ताता थैया। कितनी लंबी है ना, अंतर तो इससे डबल है। तो इसमें श्रोता को भी सोचने के लिए कि जैसे अलादिया के ऑप्शन कई मिलते हैं आपको। अब ये कुमार जी का एक जौनवीर का ख्याल सुनिए ना, धड़स करता हूँ कि जो ऊपर करा गया। और यकीन करना भैया, जब गा रहे थे वो खरज में से जो निशा गति है ना कोमल, उससे करीब श्रुति उस दिन लग रही थी। कोमल निशा जिसका सम है जा
बजुरिया ये सुन ले कितने भी आप उनको लंबा कर सकते हैं। कानपुर क्यों नहीं सुनाई दे रहा मुझे? इसकी तुलना में मंसूर जी कहते थे बहुत मैटर ऑफ फैक्ट कहते थे, मतलब जयपुर का नाम। देखिए ये सब रोमांटिसिज्म हटा करके धिन धिन धा धा धिन धिन, क्या बात है? धा ठीक है ना बात? ये एक मिनट तो एक बार बेनगिरी साहब के पास मंसूर जी बैठे हुए थे, पार्लियामेंट उनके पास रहते थे, तो वही रात सवत बाई ऐसे 2-3 उनके मराठी गाने बहुत पॉपुलर थे, यंग एज में उनके रिकॉर्ड्स भी हैं। आणि दूसरं वाजवरे मुरली, मालूम है ना ये? तो एक कवि आया था, नॉट वेरी वेल नोन कवि, तो उसकी पोएट्री थी, उसकी इच्छा थी कि मंसूर जी वो गाए क्षितिजावरी थांबे नवी, मतलब आर्श होरायझन, क्षितिजावरी थांबे नवी, तू हाक मजाला दे जरा, तो मुझे पुकारो मैं क्षितिज पर खड़ी हूँ। तो वो इच्छा थी मंसूर जी उसको तर्ज लगा के गाएं, तो मंसूर जी ऊपर से नहीं, उसके काव्य में सुधार उसने बोले कि ऐसे करो उनको दुक्कड़ पर ही मिलाओ, मिलने दो। तो इतना रोमांच नहीं चाहिए। तब है ना, क्षितिज इज अ मिसलीडिंग एंड अनअटेनेबल पॉइंट
ऑफ लैंड। आज हमारे प्रिय वो आए हैं सुभाष जी। देखिए मुझको ऐसे लगता है बनारस ठुमरी में भी मैंने उसको भी छोड़ा नहीं, मैंने छू ही लिया। एक बार किस्सा याद आया मुझे, अब्दुल करीम खान साहब के रिकॉर्ड है। हाँ? तो भीमसेन जी सुन रहे थे, उनके घर में ही भीमसेन जी बोले बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, पर खान साहब जैसी ऊपर की चढ़ाई मेरी अभी तक लगी नहीं। Look at his greatness। ऐसे सुर में मिलती है सवरिया 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 मैंने उसमें वारी का भी अर्थ लगाया कि मेरे न्योछावर में क्या क्या, समर्पण में क्या क्या है। सवरिया तो इस बिजली भी पहले गिरती है, हारी दैया, फिर अंगड़ाई लेकर फिर चमकती है। तो इसी जोक में एक तराना है, उसके रचना में मुझे फील आता है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, मैं बार 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 आपसे कह रहा हूँ, ऐसे वो तन दे रहे ना, तन तन दे रहे, तन 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 दे रहे, ऐसे फील आता है। दे दे तनो तन दे दे ना दे तनो तन दे दे निर्धनो तन दे दे ना दे तनो तन दे दे तन तदानी तदानी तन तन दे ना तन दे तन 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 ना दे तदा दे दे तन 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 दे
ऑब्जर्वेशन में कुमार जी की कह देता हूँ ललित के बारे में। एक बार हमारे वाल्केश्वर के घर में वो तालीम दे रहे थे, तो उनका ये कहना था, इरफान सुनो, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, कि किराने वाले जो गाते हैं ललित, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। जितना रियाज करता है उतना ललित पर तो करता नहीं है, तो ललित में ये पूरी आ जाता है। तो मैंने पूछा फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा तो मैं कभी ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, पर इसमें एक बंदिश इस प्रसंग के योग्य है। एक बार गलत के सुर लेना तो पहले तो बंदिशों के बाद बंदिशें लगता है जैसे कोई टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ रहा है, वो इंसान तो मिलता नहीं है। बंदिश का व्यक्ति में तो आना चाहिए, तो सुर लगना चाहिए। ये कहना मुश्किल है कि व्याख्यान था या क्या था, पर जो भी था बहुत ही सुखद और आनंददायी था।
और अपने स्वभावगत मजाहिया ढंग से सत्यशील ने बंदिशों की विविधता, उनकी सुंदरता और उनमें जो मर्म संभव है, जो हमको अक्सर इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता, और कैसे एक बंदिश को दूसरे बंदिश वाले दूसरी बंदिश देखने पे उनके मर्म के अंतर समझ में आते हैं, ये बहुत ही। और अभी तक देखिए लोग इतने बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, हाँ, आप उत्तर देंगे? हाँ, बिना गाए, बिना कोई हाथ उठाए। शंकर व्यंकर जो मियां मौज वाली जो बंदिश थी, आमिर खान कहते हैं एक मिनट फोन इधर ले। ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। वो जो आपने मियां मौज की बंदिश के बारे में कहा कि वो आगरा घराने की बंदिश है, तो वो आमिर खान की रिकॉर्डिंग है, उसमें वो मियां अजपल के कहते हैं कि उनके गुरु थे मियां मौज, उनकी बंदिश है दिल्ली। हाँ, तो मौज किया, उनका तकल्लुफ़ था, राइट, वही मैंने कहा। और जब वो विलायत हुसैन खान के जो बेटे जब बात करते हैं उसी यूनुस खान, तो वो कहते हैं कि ये मनरंग की बंदिश है। किसकी? वो कहते हैं मनरंग की बंदिश है, मतलब वो खाली वो क्या कहते हैं, मैं क्या तो वो रिकॉर्डिंग में लिखा है। आपसे ही पूछ रहा था कि आप मुझको खालिद हुसैन साहब ने बंदिश बताई, उनका ही मौज किया। जी मौज किया तो वो मानते हैं ना? जी, वो क्या मौज? वो कहते हैं कि वो दिल्ली घराने के थे, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। देखिए, इसका कारण एक आपको बताता हूँ मैं, कि वो दिल्ली घराने के हो या आगरा घराने के हो, रोटी बेटी का व्यवहार गवैयों के बीच में ही होता था। बंदे अली खान साहब के रजब अली भांजे थे और अब्दुल्ला उनके फूफा थे, तो बिकॉज उनको कोई देशपांडे अपनी लड़की नहीं देता था, कितना बढ़िया ख्याल कर रहे हैं, तो दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। वो जो बंदिश है जानी जानी, उसमें हमने यूजुअली सुना है जो अंतरे में पी तो कपोल अधर पर अंजन, तो आपने ध्रुवन या कोई दूसरा शब्द यूज किया आज, कोई वो दूसरा वर्जन है उसका? नहीं, गलती से कहा होगा, अधर पर अंजन ही ठीक है। अच्छा, अधर पीछे अंजन कहा होगा मैंने। अधर पीछे, तो वो मतलब होठों पर काजल लगा। अब इसके लिए तुम संस्कार साहित्य पढ़ो जरा। अधर पर अंजन कैसे आता है, इसकी प्रतिक्रिया तुमको एकांत में समझना। ये कुमार जी के बारे में कुमार जी के गाने के बारे में एक सवाल पूछूं आपसे। ये ज़्यादातर उनके सुरों के बारे में बात होती है यार, उनके राग उसकी समझ को लेके, लेकिन मुझे उनका गाना लय के बारे में भी बहुत ही कि मतलब बहुत लय में गाते थे और लेकिन उसके बारे में कोई विशेष विचार उनका जो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि उन बंदिश को खासतौर पे विलंबित को छाया नट जैसे राग में, गौड़ मल्हार के जैसे राग में उनके आपने गौड़ मल्हार दर्शन उसका जो हम YouTube पे वॉल्यूम 2 जो मैंने सुने उसमें बरसे मेहरवा करके एक बंदिश है, उसकी लय बहुत ही अलग तरह से उन्होंने उसको बरता है। छाया नट की नेबर की झनकार बहुत अलग तरह से लय उसकी उन्होंने, मतलब शब्दों का चयन और शब्दों का कहन और सुर और राग ये तो अलग है ही, लेकिन उनकी लय को लेके कुछ विशेष विचार थे जो अगर आप और आपके गाने में तो आप क्यों चाहते हैं कि वो एक जैसी लय रखे दोनों बंद ख्याल? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके विचार क्या थे, आपने उनसे विचार उन्होंने ऐसे बताया नहीं। हर बंदिश की अपनी लय होती है, हर ख्याल का अपना अपनी लय होती है। एक ताल विलंबित एक ताल हो, क्योंकि कुमार जी ने देखिए बाकी सब गवैये प्रेजेंट डे उल्लास कशरागर भी बाद में लय बढ़ाते हैं, क्यों? अपने को जो अष्टांग करना है वो उसको कन्वीनियंट हो। कुमार जी ने कभी लय बदली नहीं, जो तान लिया बोलतान किया वो उसी लय में किया। आरातिया खान साहब ने, केसरबाई ने, महबूबाई ने कभी लय बदली नहीं।
हर ख्याल की अपनी लय होती है। नमस्ते। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ जो गायन संबंधी है पर बंदिश संबंधी ना हो। आपने एक जगह जिक्र किया था एक किसी आपके वक्तव्य में कि गायक की कई बार एक से अधिक आवाज होती है। आपने भीमसेन जी का एग्जाम्पल लेके समझाया था, वो एक बहुत सुंदर पॉइंट था। शायद यहाँ पे और मेलोड्रामा। जी हाँ, तो वो पॉइंट अगर शायद बाकियों ने ना सुना हो, आप वो अगर दोहरा सकते हैं। नहीं, आवाज का मतलब मॉड्यूलेशन, बड़ी आवाज छोटी आवाज ऐसे नहीं। और जो आपने कहा था कि गायक की एक से अधिक आवाज हो सकती है, जैसे एक बार वो कुछ एक नेजल प्रोडक्शन करते थे, उसके ऊपर करते हैं ना, टिप्पणी कर सकते हैं। मतलब एक वो एडिशनल वर्चू है। आप अगर आपको कलात्मक उसका उपयोग हो सके तो अच्छा है। तो आपने भी जो मियां मल्हार गाया उसमें आपकी आवाज भी फर्क आ गया था, तो ऑब्वियसली बंदिश डिमांड्स दैट परहैप्स। कोई है? अब चलिए तो खत्म करते हैं। आप अभिषेक आप मुझे मिली हैं, आपसे कह रहा हूँ, आपसे आपसे आप जो मुड़ के देख रहे हैं, यू मीट मी। हाँ, नहीं उनको कह रहा हूँ। मैं ये उल्लेख करना भूल गया और इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपके साथ तबले पर खड़क सिंह थे और सह गायक थे खुशहाल। बेटा खुशहाल एंड खड़क सिंह। मुझे यकीन है कि खुशहाल जल्दी ही यहाँ पर आया, इसे में कहीं भी तो मंच में बैठ के अपना गायन गाएगा, इतना बढ़िया गाता है। अब कोई बंदिश नहीं है, आप घर या जहां भी जाना चाहें वहां जा सकते हैं।